Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran from FEI. This is class 9th history, chapter number 3rd, Nazism and the rise of Hitler. This is lecture number 2nd of this chapter. Let's start today's first topic. अगर आपको याद हो कि हमने जो वीडियो नंबर फर्स्ट या लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको सेंड किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी जर्मनी में, जिसकी वजह से जर्मन मार्क जो है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद अगर हम आपको बता दें तो यूएसए ने इंटरवीन किया था, उन्होंने डेविस प्लान स्टार्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स देने शुरू कर दिए थे। तो अगर हम बात करें डेविस प्लान के आने से 1924 और 1928 के दरमियान कम से कम थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, इंडस्ट्रीज थोड़ी सी काम पर लग गई थी, बहुत सारे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट 1929 में जो अमेरिका में वाक़ा है, तो वो क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि उस वक़्त सभी लोगों ने देखा कि उनकी इकोनॉमी वग़ैरह जो है उस पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन लोगों ने अपने शेयर्स वग़ैरह बेच डाले, जिसकी वजह से 24 ऑफ अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में वहाँ पे बेचे गए, जिसकी वजह से शुरुआत हुई एक ग्रेट डिप्रेशन की। अगर हम आपको बता दें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के दरमियान, उस वक़्त यूरोप में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो उस वक़्त अमेरिका ही हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन सप्लाई करता था यूरोपियन कंट्रीज़ को। लेकिन बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद यूरोप में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुई और अमेरिका में भी उसी किस्म की प्रोडक्शन चलती रही। तो उसकी वजह से फूड प्राइसेस जो है वो डाउन हो गए। तो ये 1920s में चलता रहा, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रोडक्शन को बढ़ाया था, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी इंडस्ट्रीज़ में कायम की थी। लेकिन उनको खरीदने वाले उनकी कंज़प्शन वगैरह नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले ही जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थी, तो वो उनको खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बहुत पीछे हो गई थी उस वक़्त। तो काफ़ी डाउनफॉल में वो चल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। अगर हम बात करें 1929 में ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में स्टार्ट हुआ और 1932 में जो नेशनल इनकम है वो हाफ हो गई थी, और 1933 में अगर हम देखें तो उस वक़्त अमेरिका में 4000 बैंक्स बंद हो गए और 1,10,000 इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई। और काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पर भी पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो शॉर्ट टर्म लोन्स बाकी कंट्रीज़ को भी देना शुरू कर दिया था, उसकी वजह से उन कंट्रीज़ में फिर से वो इंडस्ट्रीज़ ठप हो गई। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, हम तो यहाँ पे जर्मनी में भी जो डेविस प्लान शुरू किया था, उसके तहत शॉर्ट टर्म लोन्स अमेरिका ने देने शुरू किए थे, तो वो अब बंद हो गए, क्योंकि अमेरिका खुद भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जब जर्मनी पे पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो कोलैप्स हो गई, लोगों की जो नौकरियाँ थी वो चली गई, और बहुत सारे लोगों की हम कह सकते हैं तनख्वाह वगैरह जो थी वो हाफ़ हो गई। तो बहुत सारी जगहों पे लोग जो थे वो क्यूज़ वगैरह में लगे हुए थे। जो जो हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वगैरह, या सड़कों पर लोग प्ले कार्ड्स पहनकर जिस पे लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी लग गए, क्योंकि तकरीबन जर्मनी में 6 मिलियन के आसपास लोग अनएम्प्लॉयड थे, और बहुत सारे लोगों की जो बिज़नेस वगैरह थी वो चली गई। इसके अलावा एक एंग्ज़ायटी लोगों में थी कि उनकी जो रैंक्स थी दिन-ब-दिन कम होती जा रही थी, जिसको प्रोलेटारिज़ेशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे जो लेबर्स वगैरह हो, वर्कर्स हो, सभी को फ़ियर था इस दौरान, क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा जर्मनी सफ़र कर रहा था। अब ऑर्गेनाइज़र सेक्टर जो था, उनको थोड़ा-सा लग रहा था कि उनका सर पानी से बाहर है, बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके अलावा जो वीमर रिपब्लिक बनी थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डिफेक्टर्स थे, क्योंकि 1919 में ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई गई थी अ, जर्मनी में, इसमें सबसे पहले जो हम कह सकते हैं डिफेक्ट था, वो ये था कि जर्मनी में कोई भी जो गवर्नमेंट थी, वो अपने बलबूते पे हम कह सकते हैं हुकूमत नहीं बना सकती थी, तो उनको कोalitions के ज़रिए हुकूमत बनानी पड़ती थी, जो टिक नहीं पाती थी। तो एवरेज 239 डेज़ तक हुकूमत टिकती थी, उसके बाद फिर से नई गवर्नमेंट बनती थी। इसके अलावा जो प्रेज़िडेंट के पास 48 आर्टिकल के ज़रिए पावर्स होते थे कि वो इमरजेंसी नाफ़िज़ कर सकता है, तो उन्होंने भी लिबरली उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स
होने लगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें, तो इस तरह की जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही थी जर्मनी में, इसकी वजह से हिटलर को मौका मिला पावर में आने का। तो अगर हम बात करें हिटलर के बारे में, तो इनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। और उन्होंने अपना जो हम कह सकते हैं बचपन, वो गरीबी में गुजारा था। उसके बाद 1913 में, तो 1913 में अगर हम बात करें, हिटलर जो थे वो जर्मनी आए। जर्मनी में उन्होंने उसके बाद रहना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, तो हिटलर को आर्मी में जॉब मिला एज ए मैसेंजर। उसके बाद उनको अपनी ब्रेवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडलियंस वगैरह मिले, और वो कॉर्पोरल एक आर्मी में पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। उसके बाद जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारती है, उसके बाद 1919 में एक छोटी सी पार्टी हिटलर ज्वाइन करता है, जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में लेकर उसका नाम चेंज करता है हिटलर ने, उसका नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यही पार्टी फिर बाद में नाजी पार्टी बनती है। और अगर हम बात करें 1923 में, तो बवेरिया एक जगह है जर्मनी में, और उसके बाद वो अ, बर्लिन की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है हिटलर, ताकि वहाँ पे वो डिक्टेटर बनने का जो उसका सपना था वो पूरा हो जाए। लेकिन उसको ट्रीजन के जुर्म में, गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और जब वो जेल में होता है फ्रॉम 1923 टू 1924, तो उस दौरान वो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, जिसका नाम वो रखता है मेन काम्फ। तो ये जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग है माई स्ट्रगल। तो उस किताब के ज़रिए भी वो अपने बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, उसमें जो हम कह सकते हैं कि जंग के ज़िम्मेदार, हारने के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके बारे में लिखता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल करते हैं हिटलर। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी 1930s तक, इसने ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं किया था, इसको ज़्यादा हम कह सकते हैं वोट्स वगैरह हासिल नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 1929 के बाद, जब बैंक्स वगैरह कोलैप्स हुए, इंडस्ट्रीज वगैरह ठप हो गई, पॉवर्टी वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज़्यादा जर्मनी में आ गया, तो उसके बाद ये जो नाज़ी मूवमेंट था, ये मास मूवमेंट में तब्दील हो गया। और अगर हम देखें तो इसकी वजह से लोगों में एक उम्मीद जागी कि अब हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ वादे किए, तो वो हम अभी बता देंगे आपको। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, नाज़ी पार्टी ने जब 1928 का इलेक्शन लड़ा, तो उसमें उसको सिर्फ 2.6% वोट्स ही हासिल हुए। लेकिन उसके बाद 1932 में उनको 37% वोट्स मिले, जो किसी भी पार्टी से ज़्यादा थे। तो उसके बाद नाज़ी पार्टी ने अपनी अलायंस के साथ कोalition करके हुकूमत बनाई। और अगर हम बात करें हिटलर की, कहा जाता है कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर थे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट, मुतासिर होते थे, जल्द ही। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं, वादे किए थे लोगों के साथ। इन्होंने कहा था कि हम जर्मनी को फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। जो वर्साइल्स में हमारे साथ इनजस्टिस हुई ऑस्टेरिटी के तहत, तो उसको मैं वापस करूंगा। एम्प्लॉयमेंट में दूंगा लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है, और सिक्योर फ्यूचर दूंगा अपने यूथ को। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, उसको मैं ख़त्म करूंगा। तो इसके अलावा जो भी हम कह सकते हैं कि जर्मनी में इसके दुश्मन हैं, या बाकी कंट्रीज के लोग इसके दुश्मन हैं, उनको, उन सभी को वो ख़त्म करेगा। तो नाज़ी प्रोपेगेंडा के ज़रिए हिटलर को एक मसीहा, सेवियर के तौर पे दर्शाया गया, जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आया था। तो हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा जब सपोर्ट हासिल किया, और उसके बाद हिटलर को काफ़ी ज़्यादा लोग मानने भी लगे, और ये अपने गोल के नज़दीक पहुंच गए थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर हम बात करें, उस वक्त जो जर्मनी का प्रेसिडेंट था, उसका नाम था हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग ने 30th ऑफ जनवरी 1933 को अ, हिटलर को सबसे ऊंची पोजीशन जो वहां पे होती थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, वो थी चांसलरशिप। तो हिटलर को चांसलर बनाया। उसके बाद वहां पे क्या होता है कि वहां पे 3 मार्च 1933 को, नहीं, यहाँ से पहले, इससे पहले, और 28 फरवरी 1933 को वहां पे
सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह छीन ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्सटैग था, जर्मनी का जो पार्लियामेंट था, उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से आर्टिकल 48 मतलब हम कह सकते हैं उसके ज़रिए जो सिविल राइट्स वगैरह छीन लिए जाते, जो कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होता था, तो ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद 3 मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट हिटलर पास करते हैं, जिसके तहत हिटलर जो है वो बनते हैं डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। उसके बाद पूरा वो कंट्रोल हासिल करते हैं जर्मनी की इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे। इसके अलावा वहाँ पे वन पार्टी रूल होता है, नाज़ी और उसकी जो एलाइज होती है, उनको ही सिर्फ वहाँ पे हक होता है, लेकिन बाकी जो पार्टीज़, यूनियंस वगैरह है, उन सभी को ख़त्म किया जाता है वहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें, नाज़ी अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो भी हम कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट्स थे, जो सोशलिस्ट्स वगैरह थे, तो उनके खिलाफ वो हो जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारी पुलिस थी, जैसे कि ग्रीन यूनिफ़ॉर्म, ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो एक सीक्रेट पुलिस थी, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सबको इनॉर्मस पावर्स दिए गए। ये किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकते थे और उनको गेस्टापो टॉर्चर सेंटर्स में या उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप्स में लिया जाता था। तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स अलग-थलग कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जिनके इर्द-गिर्द में वायर्स लगाए गए थे कि कोई अगर भागने की कोशिश करेगा तो वो बिजली के झटकों से मर जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी को भी इल्लीगली, हम कह सकते हैं लीगल तौर पे बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे ही किसी भी इंसान को बंद किया जाता था और वहाँ पे फिर फाइनली गैस चैम्बर्स में उनको ख़त्म किया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने दहशत वगैरह फैला दी अपने दुश्मनों में। उसके अलावा इसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक इकोनॉमिस्ट जाल्मर शास को अपॉइंट किया गया हिटलर के द्वारा। उन्होंने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट फंडेड प्रोग्राम, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके तहत जर्मनी में बनने वाली जो सुपर हैवीज थी, पीपल्स कार, वॉक्सवैगन वगैरह भी उसी दौरान बनने लगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, 1933 में लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म किया हिटलर ने, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइड पावर्स ने बनाई थी। खुद तो वो हथियार वगैरह बना रहे थे, लेकिन दूसरी कंट्रीज को रोक रहे थे। इसके अलावा रीनलैंड 1936 में हासिल किया, जो एक रिसोर्सफुल एरिया था जर्मनी का दूसरी कंट्रीज के अंडर में। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ किया 1938 में, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और उसके बाद अगर हम बात करें, जालमर शास ने हिटलर को मशवरा दिया था कि हमें ज़्यादा हथियारों पे अभी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो डेवलपमेंट वगैरह है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन हिटलर ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि हिटलर का सपना कुछ और था, कि मैं ईस्टर्न यूरोप को अपने कंट्रोल में करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपनी नॉर्डिक जर्मन रेस को दे पाऊं। तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने उनके खिलाफ वार स्टार्ट किया। इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। सितंबर 1940 में ट्रिपार्टिट पैक्ट हुआ। जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर एक्सिस पावर्स बनाया, और दूसरी तरफ यूएसएसआर भी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ हो गया। उसके बाद जो अमेरिका था वो इस जंग में हिस्सा नहीं चाहता था, लेकिन जब जापान की फोर्सेस ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अमेरिका के वो मारे गए, तो उसके बाद क्योंकि वो उनकी नेवल बेस थी पैसिफिक ओशन में, तो उसके बाद उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार की 1945 में तकरीबन 2 जो हम कह सकते हैं एटम बम, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो 2 बड़े शहर थे, उनको ख़त्म ही कर डाला। और उसके बाद अगर हम हेलमट की स्टोरी पर वापस आए, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिमिनलिटी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर और उनकी पार्टी, नाज़ी पार्टी ने की थी, जिसके तहत उन्होंने 6 मिलियन ज्यूस, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश लोगों, और उसके अलावा जो हम कह सकते हैं 70,000 जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोग थे, उनको ख़त्म किया था। तो ये उन्होंने इनको ख़त्म क्यों किया था, उस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, तो इसमें जो जीत थी वो एलाइड पावर्स की हुई थी, वो हमने पहले भी बात की थी। इंशाल्लाह अगले आने वाले वीडियोज़ में बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, ही अमान अल्लाह।